वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड के लिए जो फॉर्मल लेटर्स का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट में 9 फॉर्मल लेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम उसके आगे जो थोड़े बचे हुए फॉर्मल लेटर्स है वो देखेंगे। फॉर्मल लेटर्स औपचारिक पत्र 6 मार्क्स में आते हैं बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स जो बचे हैं हमारे सिलेबस के वो हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन होगा ये, 9 हम कर चुके हैं। कोई अभी जिसने इससे पहले के फॉर्मल लेटर्स या दूसरे टॉपिक नहीं पढ़े हैं उन्हें भी कंप्लीट करें अपनी कॉपी में। तो ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं। राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपको लेटर लिखना है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को यानी एसपी को, है ना। एसपी साहब जो होते हैं वो जिले के होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि शहर के या तहसील के, ऐसे तो नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। तो ये कहा भी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी को आपको लेटर लिखना है। किस विषय में लिखना है? आगे लिखा है कि फॉर अ बैन ऑन द फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कि जो लाउड स्पीकर्स हैं जो बजते हैं डीजे वगैरह, तो इन पे बैन लगाया जाए। जो ये खुलेआम बजते हैं परीक्षाओं के दौरान, है ना। जो बच्चे परीक्षा का समय होता है और तैयारियां करते हैं तो उस बीच में जब लाउड स्पीकर बजते हैं तो उसमें काफ़ी समस्या होती है, डिस्टर्बेंस होता है। तो उसके लिए हमें बैन करवाने के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तरह से फॉर्मल लेटर है। तो ये कब कब पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन? तो ये हम देखें कि 2009 में, 13 में, 15 में, 18 की सप्ली में और लास्ट टाइम 2019 की मेन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने आंसर को किस तरह से अपनों को लिखना है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन कलेक्टर को भी लिखने को आ सकता है जो कि डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। ये एसडीएम को भी लिखने को आ सकता है, लेकिन आपको पता होगा कि एसडीएम डिस्ट्रिक्ट के नहीं तहसील के होते हैं, है ना। कलेक्टर मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो जिले के होते हैं, और एसडीएम मतलब सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, तो वो एसडीएम तहसील के होते हैं। तो हमें लिखते टाइम ये ध्यान रखना होगा अगर ऐसा कोई चेंज आया तो हम आंसर देखें। स्टार्टिंग में टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको लिख रहे हैं हमने उसका पद लिखा। फिर कहाँ होते हैं वो? तो डिस्ट्रिक्ट रतलाम, मतलब उनका जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, सॉरी जो एसपी का ऑफिस है वो तो रतलाम में ही होगा। और एक और बार रतलाम एमपी, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट एमपी और रतलाम एमपी अलग अलग लिखने का कारण क्या, एक बार और अच्छे समझ ले कि डिस्ट्रिक्ट रतलाम जहाँ पे उनका ऑफिस है, ठीक है ना। और हम कौन से डिस्ट्रिक्ट के एसपी को लिख रहे हैं वो हमने नीचे दर्शाया है, रतलाम एमपी। तो इस तरह से फिर एक लाइन छोड़ के हमने सब्जेक्ट लिखा, एन एप्लीकेशन फॉर बैन ऑन लाउड स्पीकर। सब्जेक्ट बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट हो और बिल्कुल एक्यूरेट हो, समझ में आने जैसा हो, डायरेक्ट ही। इसके बाद हम देखें सर लिखने के बाद अब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट। ये हमने पिछले फॉर्मल लेटर में भी देखा था कि हम या तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली से संबोधित कर सकते हैं या फिर विथ ड्यू रेस्पेक्ट से भी, दोनों ही ठीक है। कॉमा आई बेग टू से दैट वेरियस एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू हेल्ड इन दिस मंथ, कि मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि विभिन्न परीक्षाएं इस महीने आयोजित होने जा रही है। हेल्ड होना मतलब आयोजित होना। स्टूडेंट्स आर बिजी विद देयर स्टडीज, कि विद्यार्थी अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं, बिजी है। बट सम पीपल यूज लाउड स्पीकर्स ऑन हाई पिच। हाई पिच मतलब अधिक वॉल्यूम की बात हो रही है, लेकिन जो कुछ लोग हैं ना वो लाउड स्पीकर्स का प्रयोग काफ़ी पिच पे करते हैं, काफ़ी ऊंची वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी पे करते हैं। इट डिस्टर्ब्स अस, तो इससे हमें डिस्टर्बेंस होता है। इट इज़ अ सीन टू डिस्टर्ब स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करना पाप है, ऐसा हम बता रहे हैं थोड़ा अच्छे से समझाते हुए। बट दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन ये सब जानते हुए भी वे इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये अपना बॉडी का पार्ट हुआ जो अपनों को कहना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जो है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू पुट अ बैन ऑन फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, ये तो लगभग रहता है ये सभी फॉर्मल लेटर्स में, और पुट अ बैन ऑन से लेके एग्जामिनेशन तक आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। और लास्ट में एंड ऑब्लिज और कृपा करें। फिर एक लाइन छोड़ के पेज के बीच में थैंकिंग यू, और लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन के पास में यूअर्स अफेक्शनेटली, सॉरी फेथफुली, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है।
अफेक्शनेटली हम किसे लिखते हैं? सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स में। तो ये हमने अपना नाम लिख दिया, कुछ भी रोहित शर्मा आप अपना लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर होता तो हमें वो लिखना होता। अब हम देखते हैं अगला फॉर्मल लेटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये कि यू आर अविनाश सिन्हा, आपका नाम दिया, यू आर वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ, आपके बारे में जानकारी दी जा रही है। रिसाइडिंग एट 4/36 महल कॉलोनी शिवपुरी, यह आपका एड्रेस है। 4/36 आपका एड्रेस है, मकान नंबर, हाउस नंबर, महल कॉलोनी शिवपुरी, यह आपका एड्रेस दिया और आपका नाम क्या दिया है? अविनाश सिन्हा। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को लिखना है ये लेटर। अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, किस बारे में लिखना है? तो जो लैक ऑफ फैसिलिटीज है, यहाँ पे देखिए लैक की स्पेलिंग क्या है, और इस लैक का मतलब होता है कमी। कमी को कहते हैं जहाँ पे पूर्ति नहीं होती है वहाँ कमी होती है। तो जो सुविधाओं की कमी है इस बारे में, और माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, कि आपके एरिया का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे काफ़ी माल फंक्शनिंग है। माल फंक्शनिंग मतलब कार्य प्रणाली सब बिगड़ी हुई है, कोई भी व्यवस्थित चीज़ नहीं है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं? कोई चीज़ ठीक से नहीं हो रही हो या नहीं होती हो तो वो माल फंक्शनिंग कहलाता है। जैसे हम अगर अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो अपनी स्टडी कैसी रहेगी? माल फंक्शनिंग। इसके बाद आंसर स्टार्ट ये कब आया? तो 2010 में, 11 में, 14 में, 18 में, 2020 में। अभी 2020 में लेटेस्ट पूछा गया था मेन एग्जाम में। तो अब हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं फॉर्मल लेटर में थोड़ा सा क्या चेंज करना होता है। जब हमें अपना एड्रेस दिया होता है कि हम सबसे पहले अपने एड्रेस से स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा 4/36 महल कॉलोनी शिवपुरी। फिर एक लाइन छोड़ के हमें डेट लिखना होती है, ये डेट आज की। इसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें फिर वैसे ही कंटिन्यू करना होता है जैसे कि हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट रतलाम MP, हम समझ गए ना क्यों 2 बार रतलाम लिखा है? जो कंडीशन पिछले लेटर में थी वैसे ही कलेक्टर को लिखना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि SDM को पूछ लिया जाए या फिर SP को पूछ लिया जाए लिखने के लिए, तो वो इतना हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखें कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या? एन एप्लीकेशन फॉर द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कमियां हैं उसमें जो हमें शिकायतें हैं वो हमें बतानी है। तो सिंपल सा ही सब्जेक्ट, तो पूरा वो भी नहीं लिखना है कि माल फंक्शनिंग वगैरह। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना शॉर्ट हो सब्जेक्ट और डायरेक्ट समझने जैसा हो तो अच्छा है। इसके बाद सर, यहाँ से जो बॉडी का पार्ट है वो हम देख रहे हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, हर बार की तरह कॉमा लगाना है। फिर आई बेग टू से अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। देखिए हमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपना उद्देश्य है कि जिस लिए हम लेटर लिख रहे हैं, तो वो हमें पहले क्लियर कर देना है। तो ये अपनों ने फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर कर दिया। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ऐसा तो लिखना ही नहीं, क्योंकि उसको क्लास से कोई फर्क है ही नहीं, कलेक्टर को आम व्यक्ति ही लिख रहा है कोई। तो हम क्या बता रहे हैं कि मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूँ जो सुविधाओं की कमी है और हमारे एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो माल फंक्शनिंग है, यानी जो गलत कार्य प्रणाली है, इसके बारे में मैं आपसे प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूँ। इस तरह से हमने कहा। फिर फुल स्टॉप देयर। अब क्या क्या अपनों को कमी लग रही है, क्या माल फंक्शनिंग है, क्या गलत कार्य प्रणाली है, क्या अव्यवस्था है, तो वो हम बता रहे हैं। देयर आर नॉट सफिशिएंट बेड्स फॉर द पेशेंट्स, कि वहाँ पे पर्याप्त पलंग तक नहीं है मरीजों के लिए, है ना। मतलब जो बेड्स हैं, जरूरी नहीं पलंग की, लेकिन नीचे की भी अगर व्यवस्था होनी चाहिए, पर नहीं है, इतनी भी नहीं है। एंड डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट पंक्चुअल ऑफ टाइम, और जो डॉक्टर्स है वो भी पंक्चुअल नहीं है टाइम के। पंक्चुअल मतलब पाबंद, है ना, टाइम से अगर आने का जो है उनका वो आते नहीं है टाइम से। तो ये 2 वर्ड है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, कि पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट, और पंक्चुअल मतलब पाबंद। द टॉयलेट्स आर ऑल्सो रिमेन अनक्लीन्ड, और जो वहाँ की टॉयलेट्स है वो भी अस्वच्छ ही रहती है हमेशा। द पेशेंट्स हैव टू होल्ड देयर नोसेस वाइल पासिंग बाय देम, और जो मरीज है उनको अपनी नाक को थाम के रखना पड़ता है जब भी वो उन टॉयलेट से गुजरते हैं, है ना। पासिंग बाय मतलब वहाँ से गुजरना।
कि जब भी वो वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें अपनी नाक थाम के रखना पड़ती है, इतनी बदबू इतनी गंदगी है, तो अस्वच्छता रहती है, ये हमारी शिकायत है जो अब हम कह रहे हैं। तो ये पूरा एक बॉडी में अपनों ने लिख दिया। और शिकायतें और भी हो सकती है, लेकिन 6 मार्क्स का आता है आंसर, उतना ही लिखना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, और स्पष्ट समझ में आने जैसा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो हमने अपना मेन उद्देश्य तो सब्जेक्ट इस बॉडी में ऊपर ही लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड ऑब्लिज। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले में देखें, मामला क्या है, सब्जेक्ट में बता दिया, बॉडी में बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एंड ऑब्लिज, और कृपा करें। फिर वैसे ही फॉर्मल लेटर के प्रारूप के हिसाब से थैंकिंग यू लिखना है, और लास्ट में यूअर्स फेथफुली। प्रिंसिपल होते तो ओबीडियंटली, वरना फेथफुली ही लिख रहे हैं हम सभी फॉर्मल लेटर में। नाम दिया है अपना अविनाश सिन्हा, तो वो लिखेंगे हम। इसके बाद अब अगला फॉर्मल लेटर देखते हैं, है ना। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके प्ले कर सकते हैं। अब फॉर्मल लेटर्स अगला जो अपने सिलेबस का 12वां है और सेकेंड लास्ट है। देखिए क्या है क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पन्ना। ये आपका स्कूल का नाम भी दिया है, आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, पन्ना के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 10 days लीव टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। क्यों लिखना है, ताकि आप उनसे निवेदन कर सके कि आपको 10 दिन की छुट्टी चाहिए, ताकि आप कुछ तैयारियां कर सके अपनी बहन की शादी के लिए, है ना। आपकी बहन की शादी है, और क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में इतना चेंज तो हो सकता है अगर आए कि बहन की जगह भाई की शादी कर दे, 10 की जगह 12 दिन कर दें, 8 दिन कर दें, तो जो भी है स्कूल का नाम चेंज कर दे, तो जो ज़रूरी चेंजेस हो सकते हैं वो तो हो जाएंगे अगर पूछा भी जाए तो, नहीं भी हो चेंज तो अच्छा ही है। ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 की सप्ली में वैसे एक बार ही आया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखें कि कैसे, वैसे अपनों ने 10th में तो देखी है लीव की एप्लीकेशन, लेकिन उसमें छुट्टी का कारण हम अलग बता देते हैं कि शादी में जाना है वगैरह, वही कारण तो वही, लेकिन तैयारियों के लिए जाना है। और एक और एप्लीकेशन होती है लीव के लिए, सिक लीव वाली, है ना, कि बीमार हैं, तो वो अलग टॉपिक है, वो उद्देश्य अलग है छुट्टी का, यहाँ पे अलग है। अब हम देखें क्वेश्चन का आंसर कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पन्ना, जैसा दिया था क्वेश्चन में वैसा ही लिख दिया। और सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन है। इसके बाद हम देखते हैं बॉडी में किस तरह से अपनों ने लिखा है आंसर कि विद ड्यू रेस्पेक्ट, हर बार की तरह आप मोस्ट रेस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं, इसकी जगह कॉमा लगाएंगे। फिर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल, कि मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। जो 11वीं के स्टूडेंट है वो 11वीं लिखेंगे। आई एम गोइंग टू इंदौर टू अटेंड माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज, कि मैं इंदौर जा रहा हूँ अपने बड़ी बहन की शादी के लिए, है ना, उसमें शामिल होने के लिए, अटेंड करने के लिए। तो ये यहाँ पे शहर का नाम अपनों ने मर्जी से लिखा है, और बहन भी अपनों ने बड़ी लिखा है ना, बड़ी बहन हो तो ये हम अपनों से पहले शादी हो रही है, तो यहाँ पे मैरिज के बारे में अपनों ने बता दिया कि शादी में शामिल होने जा रहे हैं, फुल स्टॉप। आई शेल स्टे देयर टू मेक सम अरेंजमेंट्स, तो कारण एक और क्या है इतने दिन काफ़ी समय की छुट्टियों का, कि मैं वहाँ रुकूंगा कुछ तैयारियों के लिए, है ना, तैयारियां करनी होगी। ऐसा थोड़ी नहीं शादी की कोई बर्थडे थोड़ी नहीं एक दिन में तैयारियां हो जाती है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि तैयारियों के लिए मुझे वहाँ रुकना होगा। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 10 days फ्रॉम 21 September टू 30 September 2020, तो मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा 10 दिनों के लिए। और कौन सी 10 दिन की तारीख है वो भी अपनों ने इसमें बता दी, 21 सितंबर से 30 सितंबर तक, है ना। जब भी आप 10 दिन के जितने भी दिन की छुट्टियों के बारे में लिखे तो आपकी जो तारीखें हों वो स्पष्ट हो कि हाँ यहाँ से इस तारीख से उस तारीख तक हम छुट्टी लेंगे, और वो गिनती की हो, ऐसा नहीं कि 10 की जगह वो 11 तारीखें आप लिख दें। इसके बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 10 days लीव एंड ऑब्लिज। यहाँ पे हम जब भी छुट्टी मांगते हैं, कोई भी लेटर वगैरह नहीं मांगते, तो हम इशू नहीं करते हैं छुट्टी के। जब भी किसी चीज़ की अनुमति ले रहे होते हैं तो हमें ग्रांट है लिखना होता है। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप मुझे 10 दिन की छुट्टी
दें और कृपा करें एंड ऑब्लिज लास्ट में थैंकिंग यू। और क्योंकि ये फॉर्मल लेटर प्रिंसिपल को लिखा गया है इसलिए यूअर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे। क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है तो हमने लिख दिया अपना ही नाम, या आप अपना लिख सकते हैं, रोहित शर्मा। इसके बाद 13th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपने फॉर्मल लेटर्स का। इसके बाद 12th के लिए 11th के लिए सारे फॉर्मल लेटर्स के जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 13th क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सियोनी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, कौन सा स्कूल का नाम भी दिया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सियोनी को, टू इशू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। 10th का एक एप्लीकेशन का टॉपिक है, वैसे 12th में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या कारण है कि इसमें हमें इशू कराना है कुछ बुक्स, है ना, हम कोई अनुमति नहीं ले रहे हैं, ग्रांट नहीं कराएंगे, इशू कराएंगे। जब भी कोई कागज कोई आवेदन हम चाहिए होता है, इशू कराना होता है, तो उसके लिए हम इशू ही लिखते हैं। तो यहाँ पे बुक्स चाहिए हमें, कहाँ से? बुक बैंक से। बुक बैंक किसको कहते हैं? लाइब्रेरी को, कि हम लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराना है, इसके लिए हमें आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 12th के सिलेबस में वैसे अगर देखा जाए कि कब आया है तो सिर्फ एक बार 2020 में पहली बार पूछा गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब आना होता है तो उसका कोई ना कोई टाइम तो पहली बार होता ही है। तो हो सकता है कि पहली बार अब सिक लीव पूछ ली जाए, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र लिखने को कह दिया जाए, या फिर आप 11th में थे, आपने ये सब्जेक्ट लिया था और अब आप 12th में सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखने को आ जाए। तो ये कुछ 2-4 और टॉपिक्स ऐसे ध्यान में आ जाते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको इतना थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कुछ भी टॉपिक हो, हमें भेज के सिर्फ बॉडी में 3-4 लाइनें ही ऐड करना होती है, तो वो हमें क्या लिखना है थोड़ा आपको भी इतना पता होना चाहिए, इतने सारे एप्लीकेशन का अनुभव होने के बाद। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सियोनी, ये अपनों ने अपना एड्रेस वगैरह प्रिंसिपल को लिखा, स्कूल का नाम। फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, किसके लिए एप्लीकेशन? बुक्स इशू करने के लिए बुक बैंक से, है ना, बुक बैंक से बुक्स इशू करने के लिए प्रार्थना पत्र, इशू मतलब प्राप्त करने के लिए। फिर बॉडी हम लिखेंगे सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट। अब देखें हमें क्यों मांगने की जरूरत पड़ रही है बुक्स बुक बैंक से इशू करने की, क्योंकि हम मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपनों ने अपने आंसर को बॉडी में लिखा है। विद ड्यू रेस्पेक्ट कॉमा आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल, कि मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, कि मेरे पिताजी जो है वो वर्कर हैं, एक मजदूर हैं फैक्ट्री में। ही हैज़ टू सपोर्ट अ फैमिली, कि उनको अपने परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है, वो उनका सहारा है। ही कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ माई कॉस्टली बुक्स, एक्सपेंस मतलब खर्च, और कॉस्टली कहते हैं महंगे या महंगी को। तो लिखा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि वो सक्षम नहीं है मेरी महंगी किताबों का खर्च उठाने के लिए, है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे मतलब जितना हमारे पास पेमेंट है, अगर उससे ज़्यादा कोई महंगी चीज़ है तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको हम अफोर्ड करना कहते हैं, कि वो हमारे हैसियत में नहीं है, है ना, ऐसा हम कहें अगर इस तरह का वर्ड यूज़ करें तो इसके लिए वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी किताबें, बड़ी क्लासेस है। आई गॉट 9, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं आपकी क्या हमारे अंदर स्पेशल भी है कि प्रिंसिपल आपको इतनी बुक्स इशू कर भी दे। आई गॉट 95% मार्क्स इन द प्रीवियस क्लास, कि मुझे पिछली क्लास में 95% मार्क्स भी मिले थे, यानी मैं एक अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट हूँ, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। आई एम ऑल्सो गुड इन स्पोर्ट्स, और मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ पैसों के अभाव के कारण हमारी पढ़ाई रुक सकती है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं उनसे कि वो बुक्स हमें लाइब्रेरी से बुक बैंक से इशू कर दें। ये अपनों ने बॉडी में लिखा पूरा। इसके बाद सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू ऑल द बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक एंड ऑब्लिज।
तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप मुझे सारी बुक्स इशू करें बुक बैंक से, और कृपा करें सारी मतलब पूरी लाइब्रेरी इशू नहीं करना है, जो अपने क्लास की अपने कोर्स की उसकी बात हो रही है। तो ये हो गया अपना बॉडी का पार्ट। इसके बाद में लास्ट में थैंकिंग यू आर ओबीडिएंटली प्रिंसिपल को लिखा, और लास्ट में अपना नाम, क्वेश्चन में होता तो वो लिखते, वरना अपनी मर्जी से अपना ही लिखेंगे। तो इस तरह से अपने सारे फॉर्मल लेटर हुए कंप्लीट। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक जाए प्ले करके देखें। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।